जब शहर की लड़की गांव में बहू बनकर आती है तो उसके लिए सब कुछ मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसा ही पाखी के साथ हुआ। उसके माँ बाप एक रेल हादसे में मर गए और उसके चाची चाचा ने उससे छुटकारा पाने के लिए उसकी शादी गांव के एक बहुत गरीब लड़के मनदीप के साथ कर दी। पाखी जब ससुराल पहुंची तो ससुराल का घर देखकर उसके तो होश उड़ गए। उसने सोचा भी नहीं था कि उसके चाचा उसकी शादी इतने गरीब घर में करेंगे। पाखी, ये है तुम्हारा नया घर। देखो, घर तो हमारा छोटा है, लेकिन हम लोगों का दिल बहुत बड़ा है। पाखी सोचने लगी, रहने के लिए दिल की नहीं घर की जरूरत होती है। और इतने छोटे से घर में सब लोग कैसे रहेंगे? अगर माँ और पिताजी जिंदा होते तो ऐसे घर में मेरी शादी कभी नहीं करते। क्या सोचने लगी पाखी? दरवाजे पर मनदीप की माँ मधुमती आरती की थाली लिए खड़ी थी। वह बोली, और क्या सोच रही होगी? यही सोच रही होगी कि मैं इतने बड़े शहर से पिछड़े हुए गांव में कहाँ आ गई। लेकिन तुम चिंता ना करो बहू, गांव में खूब मौज बहार है। अब पहले जैसी तंगी नहीं है, बिजली भी पूरे दिन आती है। तभी पीछे से मनदीप की बहन दीपा बोली, और बिजली का बिल भी ढेर सारा आता है भाभी। इतना कि चुकाए हुए 1 साल हो गया और जल्दी ही चुकता नहीं किया तो बिजली कट जाएगी। चुप कर बुड़बक, जब देखो बकर बकर। बहू घर में आई नहीं कि हो गई शुरू। चल अपनी भाभी को अंदर ले जा। पाखी अंदर चली गई। धुएं से काली हुई दीवारें उनकी हालत बयान कर रही थी। ऊपर से कबाड़ से भरा हुआ घर देख पाखी की आंखों में आंसू भर आए। मधुमती उसे देखकर बोली, जरूर अपने अम्मा बाबूजी को याद करके रोती हो। चुप करो बहू, जीवन तो धूप छाया है, आता जाता रहता है। हम सबको भी जाना है। पाखी को सब कुछ भूलकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी थी, क्योंकि इस दुनिया में उसका अपना कोई नहीं है। यही सोचकर उसने अपने आंसू पोंछ लिए और स्वीकार कर लिया कि अब यही उसे जीवन बिताना है। अगले दिन, पाखी, मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ, शाम तक आऊंगा। लेकिन खाना? वो तो वही फैक्ट्री में मिल जाता है। कुछ देर बाद पाखी मधुमती से बोली, मम्मी जी, रसोई का सामान कहाँ है? मैं खाना बना दूं? मधुमती परेशान होती हुई बोली, बहू, तुम शहर की लड़की क्या मिट्टी का चूल्हा जला पाओगी? तुम रहने दो, मैं बना दूंगी। ये बात मधुमती ने कह तो दी, लेकिन उसकी नई नवेली बहू के लिए खाने में क्या बनाएगी, ये सोचकर वह परेशान हो गई। अभी तो मनदीप की पगार भी नहीं मिली थी। जो पैसे बचे भी थे, उनमें मधुमती की दवाई आ गई थी। कुछ सोचकर मधुमती ने थैला उठाया और बाजार की तरफ चल दी। तुम जाओ और अपना सामान सही से लगा लो, तब तक मैं आती हूँ, आकर खाना बनाऊंगी। पाखी घर की हालत देखकर बहुत परेशान थी। समझ ही नहीं आया कि कहाँ से शुरू करे और कहाँ खत्म। उसने दीपा और अपने छोटे देवर सोनू की मदद से पूरे घर की अच्छे से सफाई कर दी। बेकार सामान बाहर निकाल दिया और सब सामान अच्छे से सेट कर दिया। घर का एकदम से नक्शा ही बदल गया। मधुमती किराने वाले और सब्जी वाले की दुकान पर गई और वहां से सामान उधार ले आई और खाना बनाने लगी। अरे बच्चों, कब तक लगे रहोगे? दोपहर हो गई है, आ जाओ खाना खा लो। दीपा और सोनू दौड़े हुए बाहर आए और दीपा बोली, अरे वाह माँ, आज हमारे घर कचौड़ियाँ। मैं तभी तो कहूँ कि आज हमारे घर में पकवान की खुशबू कैसे आ रही है। तभी पाखी बाहर आ गई। पाखी को देखते ही दीपा बोली, देखा भाभी, आपके आने से हमारे घर में कितनी बहार आ गई है। आज आपकी वजह से हमारे घर में कचौड़ियाँ बनी है। आज तो हम जी भर के कचौड़ियाँ खाएंगे। हटो तुम दोनों, पहले बहू को खाने दो, तुम लोग बाद में खाना। माँ जी, हम सब लोग सब साथ बैठकर खाएंगे, मैं अकेले नहीं खाऊंगी। चलो हम सब खाते हैं। अब मधुमती उसे कैसे बताती कि उसने तो थोड़ी सी ही कचौड़ियाँ बनाई हैं, वो भी पाखी के लिए। अगर दीपा और सोनू खाने बैठ गए तो सारी गटक जाएंगे। 20 रुपए का तेल उधार लाई थी, उसमें सबके लिए कैसे पकवान बनाती? शाम को सब्जी भी उसी में बनानी पड़ेगी, वरना बहू क्या कहेगी? मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी, मेरा तो वैसे ही पेट खराब है। बच्चों जाओ, तुम दोनों भाभी के साथ खा लो, और हाँ, सारी मत खा जाना, अपनी भाभी को भी खाने देना।
पाखी ने जैसे ही कचौड़ियाँ देखी वह समझ गई कि कचौड़ियाँ कम हैं। वह जब अंदर गई तो दीपा और सोनू ने उसके सामने सारी पोल खोल दी। भाभी, सबके घर कचौड़ियाँ बनती है, लेकिन हमारे घर कभी नहीं बनती। माँ हमेशा कह देती है कि पकवान खाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। भाभी, भैया के तो सारे पैसे हम लोगों की पढ़ाई में खर्च हो जाते हैं और माँ की अस्थमा की दवाई भी आती है, इसीलिए तो हम गरीब हैं। पिताजी के इलाज में भैया ने सारा पैसा लगा दिया, लेकिन पिताजी फिर भी नहीं बचे। रही सही कसर पिछले साल हमारे घर में आग लग गई, तब पूरी हो गई। भैया के ऊपर कर्ज हो गया। ये सब सुनकर पाखी को बहुत दुख हुआ। भला अब उसके मुंह में खाना कैसे जाता। अरे भाभी, बातों बातों में हम तो खाए जा रहे हैं, आप भी खाओ ना। अरे तुम बात करने में इतने व्यस्त हो गए कि तुम्हें पता ही नहीं चला कि मैंने कितनी सारी कचौड़ियाँ खा ली। पेट बहुत भर गया, लाओ बची हुई माँ जी को दे आती हूँ। धीरे धीरे वह घर के हालात समझ चुकी थी। अब तो मधुमती भी उसे घर की सारी बातें बताने लगी थी। एक दिन, अरे दीपा, तुमने सोनू को क्यों मारा? वो बाहर बैठे बहुत रो रहा है। भाभी, अब वो बच्चा नहीं है, 15 साल का हो चुका है। आज स्कूल में किसी को कुछ खाते देख लिया, बस उसी को खाने की जिद किए जा रहा है। वो जानता है ना कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। ऐसा क्या था जिसे हम लोग खरीद कर नहीं खा सकते? भाभी, वो होता है ना मैदे का, जिसके अंदर गोभी भरी हुई होती है। बताया तो था, क्या नाम था? मैं तो भूल गई। मोमोज। हाँ हाँ हाँ, वही। अरे मोमोज बनाने तो मुझे भी आते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ सामान की जरूरत होगी। तो भाभी, आप बना दो ना, देखो घर में सामान होगा। पाखी घर के अंदर गई और सामान ढूंढने लगी। ये भी अच्छा था कि उसमें तेल की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन कुछ सब्जियां तो चाहिए ही थी। पाखी सोचने लगी, सब्जी तो घर में कुछ ना कुछ आ ही जाती है, तो आज पत्ता गोभी ही मंगा लूंगी। बाकी मैदा ना सही, मोमोज तो आटे से भी बन ही जाएंगे। जब तक पत्ता गोभी आई, पाखी ने कपड़े से आटा छानकर मैदा तैयार कर ली। उसके बाद उसने सब्जियां काटकर हल्के से तेल में फ्राई कर ली और भाप में मोमोज बना लिए। चटनी के लिए घर में लहसुन और मिर्च तो थे ही। फिर क्या था, घर में ही गर्मा गर्म मोमोज तैयार। पता नहीं आजकल के बच्चे क्या क्या खाते हैं। बस 2 मिनट और फिर बताना कि क्या है। पाखी ने सबको मोमोज दे दिए। लगता है तुम्हारे पिताजी हलवाई थे, तभी तो तुमने इतनी आसानी से मोमोज बना लिए और स्वाद भी लाजवाब है। मैं तो सोच रही थी कि पता नहीं क्या बना रही है, लेकिन ये तो गजब ही लग रहे हैं। भाभी, आज हमने पहली बार मोमोज खाए हैं। सच में आप बहुत बहुत अच्छी हैं। भाभी, अगर आप मोमोज बनाकर बेचना शुरू कर दो तो मजा आ जाएगा। हमें मोमोज रोज खाने को मिलेंगे। पाखी अपनी ससुराल में सबको मोमोज खाते देख बहुत खुश थी। ये विचार भी बुरा नहीं था कि वह मोमोज बेचना शुरू कर दे। उसने मनदीप की तरफ देखा तो मनदीप ने उसके हाथ में पगार के सारे पैसे देकर मोमोज बनाकर बेचने के लिए हाँ कर दी। अगले दिन ही वो मनदीप के साथ मोमोज का सारा सामान खरीद लाई और घर में ही बनाकर बेचने लगी। गांव में मोमोज का मिलना बहुत बड़ी बात थी, इसीलिए उसकी अच्छी खासी कमाई होने लगी। वह बहुत खुश थी क्योंकि उसकी वजह से आज उसके ससुराल में सब पहली बार मोमोज खा रहे थे। ताशी के पिताजी मिट्टी के बर्तन बनाते थे। उसके पिताजी जब भी बर्तन बनाने के लिए मिट्टी गीली करते, उसकी खुशबू से ताशी मचल जाती और उसका मन करता कि मुट्ठी भर कर मिट्टी खा जाए। ताशी चुपके से अंदर जाती और कोई ना कोई मिट्टी का बर्तन तोड़कर बिस्किट की तरह खा जाती। इसी तरह बचपन से ही उसे मिट्टी खाने की आदत पड़ गई और ये आदत शादी के बाद भी नहीं छूटी। ताशी के पति शैलेश बोले, ताशी, तुम तो बहुत दुबली हो, यहाँ ऐसे नहीं चलेगा, तुम्हें खूब सारा खाना खाना पड़ेगा। बताओ, तुम्हें खाने में क्या पसंद है? मिट्टी। क्या? मिट्टी? ताशी एकदम से डर गई और सोचने लगी, अरे ये मैं क्या बोल गई? जी मिट्टी नहीं, मैंने कहा खट्टी। खट्टी, मुझे खाने में खट्टी चीजें बहुत पसंद है। जब भी वे मायके से ससुराल जाती तो मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े अपने बैग में चुपके से भरकर ले आती और उन्हें खाती रहती।
ताशी की सास भवानी ने कहा, बहू तुम जब भी मायके जाती हो बैग भर कर लाती हो। तुम्हारे पिताजी गरीब आदमी हैं, उनसे इतना कुछ मत लाया करो। मम्मी जी ये सब उनका प्यार है जिसे वो मेरे बैग में जबरदस्ती भर देते हैं। बताइए फिर मैं कैसे ना लाऊं? ये सुनकर भवानी चुप हो जाती। इसी तरह ताशी अपनी चालाकी से मिट्टी वाली बात छिपा लिया करती थी। एक दिन ताशी सोचने लगी, क्या करूं? अपने घर तो मिट्टी के बर्तन फोड़कर खाती रहती थी, लेकिन यहाँ यहाँ क्या खाऊं? एक काम करती हूँ, मम्मी जी ने पूजा के लिए मिट्टी के दीपक लाकर रखे थे, वही खा लेती हूँ। अभी उसने दीपक उठाकर खाया ही था कि उसकी सासू माँ आ गई और बोली, बहू तुम दोपहर के समय मंदिर में क्या कर रही हो? बहुत देर से अपने चश्मे ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रहे। तुमने तो कहीं नहीं रख दिए। अब ताशी का मुंह खाली हो तो कुछ बोले, अगर मुंह चलाते हुए कुछ बोली तो सासू माँ मंदिर में कुछ खाते हुए देख दुनिया भर की सुना डालेंगी। वह हाथ से इशारा करके बाथरूम की तरफ भागी और मुंह की मिट्टी जल्दी से खाकर बाहर आई। भवानी ने पूछा, अरे क्या हुआ बहू, तुम ठीक तो हो? हाँ मम्मी जी, मैं ठीक हूँ। वो मेरा मन बेकार सा हो रहा था, इसलिए कुछ देर भगवान का ध्यान करने चली आई, लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं हुआ, उल्टी हो गई, तभी तो बाथरूम की तरफ भागी। अरे बहू कहीं कोई खुशखबरी तो नहीं है? नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आओ मैं आपका ना चश्मा ढूंढ कर देती हूँ। चलो अभी रहने दो, मैं जरा डॉक्टर के पास जा रही हूँ। खांसी है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही, थोड़ी देर में आती हूँ। हे भगवान, अच्छा हुआ बच गई, वरना सासू माँ को पता चल जाता कि मैं मिट्टी खाती हूँ। लेकिन अब मैं मिट्टी कहाँ से खाऊंगी? इसके बिना तो मुझसे रहा ही नहीं जाता। करीब 1 घंटे बाद भवानी हाथ में एक घड़ा लेकर घर आ गई। अपनी सास के हाथ में मिट्टी का मटका देखकर ताशी बहुत खुश हुई और बोली, लगता है भगवान ने आज मेरी अंतरात्मा की आवाज सुन ली, तभी तो मम्मी जी मिट्टी का मटका लेकर आई है। बस चल गया 4-6 दिन का मेरा काम। मम्मी जी आ गई आप? क्या बताया डॉक्टर ने? और हाथ में ये मटका कैसे? जरा सांस तो लेने दो बहू। हाँ, डॉक्टर ने कहा है कि फ्रिज का पानी बिल्कुल बंद कर दूं, इसी वजह से खांसी नहीं जा रही। डॉक्टर ने कहा है कि मिट्टी के मटके का पानी पिया करो, इसीलिए ये मटका खरीद लाई। अब इसमें पानी भरकर रख दो ताकि ठंडा हो जाए, बहुत जोर से प्यास लगी है। ताशी मटके की तरफ भूखी आंखों से देखती रही। वह उसे लेकर रसोई में गई और उसमें पानी भरने लगी। उसमें पानी भरते ही उसकी खुशबू पूरी रसोई में फैल गई। खुशबू आते ही ताशी के मुंह में तो पानी आ गया। जब तलब बेकाबू हो गई तो वह मटके को बाहर से चाटने लगी और अंत में इच्छा विजयी हुई और वह मटका तोड़कर मिट्टी को खाने लगी। मजा आ गया, लेकिन अब मम्मी जी को क्या जवाब दूंगी? उसे उपाय सूझा। वह जोर से चिल्लाई, अब मम्मी जी आपको चीजें खरीदने नहीं आती तो खरीदती क्यों है? क्या हुआ बहू, क्यों गला फाड़ रही हो? मम्मी जी इस मटके की मिट्टी जरा भी अच्छी नहीं है, देखो तो जैसे ही हाथ से पकड़ा तुरंत टूट के हाथ में आ गया। बेड़ा गर्क हो उनका जो मिट्टी में भी मिलावट करते हैं। हाँ, अब क्या ही कहूँ, कल दूसरे से मटका ले आऊंगी। लाओ अब फ्रिज का पानी ही दे दो, गर्मी में प्यास के मारे गला सूख गया है। अगले दिन भवानी एक नया मटका और ले आई। वह ताशी से बोली, लो बहू आज नए दुकानदार से मटका लाई हूँ, इस बार गारंटी दी है, जरा भी चटक जाए ना तो 2 मटके मुफ्त में देगा। हाँ, ताशी ने सोचा अब तो मजा ही आ जाएगा, एक मटका तोड़ूंगी तो 2 मटके आएंगे, यानी 3 मटके मेरे खाने के लिए काम आएंगे। लाओ मम्मी जी धोकर पानी भर के रख दूं, न जाने कैसी खांसी हो गई है मेरी मम्मी जी को जो मटके का पानी पीना पड़ रहा है। मैं मटका रसोई में ले गई और उसमें पानी भरकर उसकी खुशबू का आनंद लेने लगी, लेकिन इतना कहाँ रुका गया उससे, उसके मुंह में पानी भर आया और वह फिर से मटका तोड़कर खा गई। मम्मी जी आपको इस बार भी मटके वाले ने बेवकूफ बना दिया, देखो पानी भरते ही टूट गया, अब इसमें मेरी क्या गलती? तुम्हारी कोई गलती नहीं है बहू, लगता है किसी पर भरोसा करना ही बेकार है। मैं जाती हूँ उसे बताने, और उससे बदले में 2 मटके ना लाई ना तो मेरा भी नाम भवानी नहीं। हाँ, ताशी मन ही मन मुस्कुराई और बोली, जय हो भवानी, मम्मी जी कल्याणी, मेरे तो मजे ही आ गए।
अब 2 हफ्ते मिट्टी खाने का काम चल ही जाएगा। क्रम चलता रहा। भवानी मटके लाती रही और ताशी फोड़ फोड़ कर खाती रही। एक दिन भवानी ने सोचा, आज मैं भी चुपके से देखती हूँ कि इतने मजबूत मटके रसोई में जाते ही कैसे फूट जाते हैं। मेरी सासू माँ बहुत सीधी है, उन्हें तो पता ही नहीं चलता कि मैं ही मटके फोड़कर खा जाती हूँ। जय हो भवानी माँ की। वह रसोई से बाहर आ ही रही थी कि बेहोश होकर गिर पड़ी। भवानी बेचारी अकेली क्या करती। शैलेश ऑफिस गया था और घर में कोई नहीं था। वह अपनी बहू को बेहोश देखकर चिल्लाने लगी, अरे अरे बाहर कोई है क्या? जरा अंदर आओ, देखो तो मेरी बहू को क्या हो गया है। आओ, अरे कोई आओ। आवाज सुनकर कुछ पड़ोसी अंदर आ गए और ताशी को हॉस्पिटल लेकर दौड़े। अच्छा हुआ जो आप समय पर ले आए। इन्हें पीलिया हुआ है, लीवर पर बहुत ज्यादा सूजन है। अगर ध्यान नहीं दिया गया तो लीवर ठप हो जाएगा, उसके बाद हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। जांच में इनकी आंतों में मिट्टी जमी आई है, जिस कारण आंतों ने भी काम करना बंद कर दिया है। हालत बहुत क्रिटिकल है। अब तक ताशी होश में आ चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं मिट्टी खाती हूँ, शायद इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ है। मम्मी जी, मैंने आपका बहुत नुकसान किया है, आपको धोखा दिया है और झूठ बोला है। ये सब उसी का परिणाम है। बस बहू चुप करो। मैं सब जानती हूँ कि मेरे सारे मटके तुमने ही फोड़ कर खा लिए, लेकिन कोई बात नहीं। बस तुम ठीक होकर घर चलो। हाँ, तुम्हारे बिना घर सूना है। डॉक्टर साहब, कुछ भी करके मेरी बहू को बचा लो। भवानी ने शैलेश को भी फोन कर दिया। वह भी तुरंत हॉस्पिटल चला आया। वहाँ जाकर सारे माजरे का पता चला। शैलेश ने कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा ताशी, लेकिन तुम्हें कसम है कि तुम आज के बाद मिट्टी नहीं खाओगी। मैं अब कभी मिट्टी नहीं खाऊंगी शैलेश। उसके बाद ताशी 1 सप्ताह अस्पताल में रही और बिल्कुल ठीक होकर घर आ गई। आ गई मेरी मिट्टी खाने वाली बहू। लेकिन अब तुम्हें मिट्टी खाने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए काजू, बादाम और चने लाकर रखे हैं। ताशी मेरी प्यारी मम्मी जी कहकर उनके गले लग गई और फिर उसने हमेशा के लिए मिट्टी खानी